हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्र क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, हमारी मैथ्स की सेकंड सेमेस्टर की सीरीज चल रही थी और आज उसी सीरीज में हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ डेटा एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आंकड़ों की बारंबारता बंटन तथा उसका प्रदर्शन। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें क्या देखना है कि आखिर डेटा क्या होता है, उसको हम किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, और अगर हमें कोई डेटा पहले से ही प्रदर्शित फॉर्म में दिया रखा हो तो उसका इंटरप्रिटेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि देखो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इसमें डेटा के बारे में, यानी कि आंकड़ों के बारे में कि आंकड़े आखिर क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसके बारे में हम समझेंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब यानी कि बारंबारता। बारंबारता का मतलब देखो कोई चीज़ कितनी बार आ रही है, कोई चीज़ कितनी टाइम्स रिपीट हो रही है, कितनी बार हमारे क्वेश्चन में आ रही है, उसको हम बोलते हैं उसकी बारंबारता। तो अगर मान लो कि कोई एक ही नंबर है और वो बार बार कई बार लिखा हुआ है, 10 बार 15 बार, तो आखिर हम अपने टेबल में उसको कैसे दिखाएंगे, ठीक, वो हम सीखेंगे। वैसे तो आपने डेली मार्क्स का नाम सुना होगा, लेकिन अगर नहीं भी सुना है तो हम उसको देखने वाले हैं कि आखिर कैसे हम अपनी फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाते हैं टेली चिन्ह के थ्रू प्रदर्शित करके। इसके बाद हम देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी कि हम अपने डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेनली हम इसमें देखेंगे दो चीज़ें, एक तो हम देखने वाले हैं बार ग्राफ और एक हम देखने वाले हैं हिस्टोग्राम। बार ग्राफ को वैसे हिंदी में बार ग्राफ ही बोला जाता है और हिस्टोग्राफ को भी हिस्टोग्राम ही बोला जाता है, ठीक है। लेकिन इसका एक नाम और होता है हिस्टोग्राम का, जिसको हम बोलते हैं आयत चित्र, ठीक। तो हम इन दोनों को देखेंगे कि आखिर ये दोनों कैसे बनाए जाते हैं और आपको ये बात कैसे पता चलेगी कि किस क्वेश्चन में हमें क्या बनाना है, कब हमें बार ग्राफ बनाना है, कब हमें हिस्टोग्राफ बनाना है, ये सब चीज़ें कैसे पता चलेंगी इसको देखेंगे। साथ ही साथ इसके बाद हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, यानी कि अगर ऑलरेडी हमें कोई रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, जैसे कि मान लो इस तरीके से हमें कोई भी ग्राफ बना के दिया हुआ है, अब वो क्या करेगा, इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि आखिर हम कैसे इस ग्राफ से रिलेटेड हम कैसे अपने क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। अभी जैसे कि हाल फिलहाल में स्टूडेंट्स आप लोगों ने पेट के एग्जाम के बारे में सुना होगा, और आई थिंक स्टूडेंट्स पेट का एग्जाम तो 10th के बाद हम सभी दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़रूर उसका फॉर्म फिल करना चाहिए, और अभी फॉर्म हमारे ऑनलाइन भी हैं तो उसको ज़रूर फिल करिए। और उसमें भी अलग से ग्राफ के लिए आपके 20 मार्क्स, आप सोच सकते हो सबसे ज़्यादा जो वेटेज आपकी रखी गई है ना, वो ग्राफ के लिए ही रखी गई है। तो उसमें सिंपली क्या करना होता है, आपको ग्राफ दिया हुआ होता है और आपको उसे इंटरप्रेट करना होता है, यानी कि आपको वहां से आंकड़ों की व्याख्या निकालनी होती है। लेकिन इतना भी आसान नहीं होता वहां से आंकड़ों की व्याख्या निकालना। ऐसा नहीं है कि ग्राफ में आपको सीधा सीधा दे देगा कि इंग्लिश में नंबर इतने, हिंदी में नंबर इतने, और आपने बता दिए। उसमें जितने भी अभी तक आप लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखे हैं वो सब कहीं ना कहीं वो आपसे यूज करवा लेता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि उन सब चीज़ों को सॉल्व करने तक पहुंचने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए आपको बेसिक ज़रूर पता होने चाहिए। और आई थिंक वो जितने भी बेसिक्स हैं आपके, वो आपके आज की हमारी इस वीडियो से क्लियर होने वाले हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद एक एक करके इनकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं डेटा के बारे में, यानी कि आंकड़ों के बारे में कि आखिर आंकड़े होते क्या हैं। तो देखिए, जब भी हमारे पास कोई सूचना होती है, ठीक है, सूचना होती है जो कि किस फॉर्म में हो, हमारे पास हो न्यूमेरिकल फिगर्स में, यानी कि जब भी हमारे पास संख्याओं के रूप में कोई सूचना होती है उसको हम बोलते हैं आंकड़े। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जिस दिन जब इलेक्शन की काउंटिंग होती है तो न्यूज़ चैनल पे आपको जो फिगर्स होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, वो लगातार दिखाई दिए जाते हैं, और आपसे बार बार जो न्यूज़ चैनल रिपोर्टर्स होते हैं वो ये बताते रहते हैं कि आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है, आंकड़े बता रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस आगे चल रही है, या आंकड़े बता रहे हैं यहाँ पे भाजपा, यहाँ पे जो है हमारी आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। तो जब भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है जो कि नंबर्स की फॉर्म में होती है, जो कि संख्या की फॉर्म में होती है, ऐसी सूचना को हम बोलते हैं, एक मैथमेटिकल टर्म्स में हमने इसको खास नाम दिया जिसको हम बोलते हैं डेटा या फिर आंकड़े, ठीक। आई थिंक ये चीज़ हमें क्लियर है। अब ये जो स्टूडेंट्स डेटा होता है हमारे पास, ये जो आंकड़े होते हैं हमारे पास, ये भी हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं, जिसमें से कि पहला है हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा और दूसरा है हमारे पास ग्रुप्ड डेटा, यानी कि अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े। अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अवर्गीकृत का मतलब होता है कि जब जो आपको आंकड़े दे रखे हो, जब जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, वो सिंपली इस तरीके के नंबर्स में दे रखी हो, ठीक है। अब इन नंबर्स का आपस में कोई संबंध हो ना हो, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये नंबर रिपीट भी हो सकते हैं, ये नंबर रिपीट नहीं भी हो सकते हैं, बस ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने ये एक यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं आपके सामने, और ये जो नंबर्स हैं, जो अनग्रुप डेटा के नंबर्स हैं, ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक
बच्चे के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक बच्चे के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई एक बच्चे ने पूरे साल में जब उसके टेस्ट हुए, ठीक है, पूरे साल में जो उसके एग्जाम्स हुए, उसने इतना इतना इस तरीके से स्कोर करा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रुप डेटा की, यानी कि वर्गीकृत आंकड़ों की। अब वर्गीकृत आंकड़े, जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे आंकड़े होंगे वो हमने उनको एक टेबल के अंदर रख दिया होगा। कि भाई हम कह सकते हैं कि इतने बच्चे, जैसे कि आप ऐसे मान लो कि क्लास में मैंने बोला कि भाई जो मेरे 60% बच्चे हैं वो कैसे हैं, वो एवरेज है। ठीक है, और जो 30% बच्चे हैं वो बिलो एवरेज हैं, और जो 10% बच्चे हैं वो हमारे, हम कह सकते हैं सुपीरियर क्वालिटी के या फिर इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने एक तरह से बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उनको वर्गीकृत कर दिया। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, देखिए 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो स्टूडेंट्स, एक खास बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे डेटा होते हैं, जो हमारा कोई क्वेश्चन होता है, जो हमारे आंकड़े होते हैं, उनको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करना हमें मेनली चैप्टर में सीखना है, एक बार ग्राफ और एक हिस्टोग्राम। ठीक, तो जो हमारा बार ग्राफ होता है मेनली स्टूडेंट्स, वो हमेशा हम बनाते हैं इस तरीके के डेटा के लिए। इस तरीके के लिए डेटा के लिए हम क्या बनाते हैं, हमेशा बार ग्राफ बनाते हैं। क्यों बनाते हैं बार ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे बार ग्राफ में जो हमारा ग्राफ होता है स्टूडेंट्स, जो हमारा ग्राफ होता है, देखो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये अगर मैं बार ग्राफ की बात करती हूँ, ठीक है, अगर मैं बार ग्राफ की बात करती हूँ, तो बार ग्राफ की अगर मैं बात करती हूँ, तो इस तरीके से कुछ आपको ये जो बार ग्राफ होता है वो देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए, इस तरीके से हमने इसको बना लिया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चॉकलेट चॉकलेट जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया था बार ग्राफ। बार, चॉकलेट्स को बार बोला जाता है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया। तो अब देखो, इनमें आपस में कोई भी इस तरीके से कोई संबंध नहीं है, जो डेटा है सबका वो अलग अलग है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिस्क्रीट डेटा होता है, जो अलग अलग आंकड़े होते हैं, उसको हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, बार ग्राफ की फॉर्म में। वहीं अगर मान लीजिए कि हमारे पास इस तरीके से मैंने आपको दिया गया था कि 40 से 50, 50 से 60, तो उसको जो हम रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, उसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो हमारा होता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये क्या रहते हैं, आपस में चिपके हुए रहते हैं। जैसे कि आपने टेबल में देखा था ना भाई, 40 से 50, 50 से 60, तो 50 पे तो दोनों जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके से ये भी हमारा जो ग्राफ होगा वो भी आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये डिफरेंस होता है हमारा बार ग्राफ में, और हम कह सकते हैं हिस्टोग्राफ या हिस्टोग्राम में। तो आपको क्वेश्चन देखने के बाद अब ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर जो आपका डेटा होगा, जो आपके आंकड़े होंगे, अगर वो वर्गीकृत होंगे, तो हम क्या बनाएंगे, उसमें हिस्टोग्राम बनाएंगे। और अगर जो हमारा डेटा होगा वो अलग अलग होगा, तो उसमें मेनली हमसे बार ग्राफ। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे मेनली पूछा जाता है, वो आपसे पूछा जाता है हिस्टोग्राफ के ऊपर, जनरली जो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि भाई बार ग्राफ में और हिस्टोग्राफ में क्या अंतर होता है, तो हम उसको भी देखेंगे। कभी कभी वो आपसे 2 नंबर में पॉइंट्स लिखवा लेता है कि भाई इन दोनों में डिफरेंस बताओ। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि भाई हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करके भी आ सकते हैं, 2 एग्जाम्पल लेके, कि भाई ये हमारा बार ग्राफ है और ये हमारा हिस्टोग्राम है, तो इस तरीके से ये अलग होते हैं। ठीक है, और बाकी जो भी आपके डिफरेंसेस होते हैं वो सब आपको भी देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप इतना हमें चीज़ें समझ में आती हैं, इतनी चीज़ें हमें क्लियर हैं कि कब बार ग्राफ क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, हल्का फुल्का एक आइडिया हमें समझ में आ रहा है। अब देखो, एक तरीका तो ये है कि आपको वो आंकड़े दे देगा और आपसे इस तरीके से जो वो है ग्राफ बनवा लेगा। ठीक है, दूसरा तरीका, आपको इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है और आपसे इसके बेसिस पे वो क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। ठीक, अब वो क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस तरीके से आप बार ग्राफ बनाओगे, उन सब की ढेर सारी प्रैक्टिस मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो बिल्कुल भी एकदम मतलब शांति से, एकदम हम बिल्कुल बेसिक से समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले जो हमें सीखना है अपने आज के लेक्चर में, वो हमें सीखना है कि आखिर हम फ्रीक्वेंसी टेबल किस तरीके से बना सकते हैं। यानी कि जो बारंबारता बंटन होता है, ठीक है, हमें मान लो बहुत सारा डेटा दे दिया गया, बहुत सारे नंबर्स दे दिए गए, तो उनको हम कैसे एक टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, बात आती है कि आखिर ये फ्रीक्वेंसी टेबल हमें क्यों बनानी पड़ी। ठीक है, क्यों इसकी हमें नीड पड़ी कि हम बनाएं, क्यों आवश्यकता पड़ी। तो जब मान लो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको मैं आसानी से रीड आउट नहीं कर सकती। ठीक है भाई, अगर मुझे उस डेटा से कुछ रिजल्ट निकालना है, ठीक है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है, तो मुझे उस डेटा को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा।
तो उस डेटा को अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप एक नॉर्मल शॉप में जाते हो और आप एक मॉल में जाते हो, तो अब आपने देखा होगा कि मॉल में जो ज़्यादा काम करा हुआ होता है वो किस पे होता है, वो आपका होता है डिस्प्ले पे काम, ठीक है, शो ऑफ पे ज़्यादा काम होता है ना। आपको सब चीज़ें वहाँ सुंदर सुंदर तरीके से रखी हुई मिलेंगी, डेकोरेटिव आइटम्स मिलेंगे। तो ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल होती है एक तरह से यही काम करती है कि जो हमारे आंकड़े होते हैं उनको सुंदर तरीके से उस टेबल में लगा देती है, ताकि वो हमें पढ़ने में, समझने में अच्छे लगते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। टेली मार्क्स का यानी कि जो हमारे टेली चिन्ह होते हैं उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, क्या उनका यूज़ होता है, वो सब देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, तो हमें यहाँ पे क्या सीखना है, हमें देखना है कि अगर हमारे पास कभी आंकड़े दिए हुए होते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, यानी कि बारंबारता बंटन बनाते हैं। अब बारंबारता बंटन को ईजी करने के लिए, मान लो कि अगर हमारे पास बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं, मान लो 25, 30, 35 नंबर दिए गए हैं, तो उनको आसानी से सॉल्व करने के लिए, आराम से टेबल में लगाने के लिए हम क्या कर देते हैं, उनको हम एक क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं, यानी कि अरेंज कर देते हैं। अब ये जो अरेंजमेंट हो सकता है हमारा, ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है हमारा आरोही और दूसरा हो सकता है हमारा अवरोही। दूसरा हो सकता है हमारा अवरोही, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एक असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, और एक जिसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में। तो जो बढ़ता हुआ क्रम होता है उसे बोलते हैं आरोही, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, और जो घटता हुआ होता है उसे हम बोलते हैं अवरोही, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब हमने इस तरीके से कर लिया। अब जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है, यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर लिया है, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में इस तरीके से आपको अरेंज करके लिख दिया है, और आपको यहाँ पे क्या कर दिया है, अवरोही क्रम में भी इस तरीके से आपको अरेंज कर दिया है। अब देखिए, अब इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे आपको दी गई है यहाँ पे एक टेबल, यहाँ पे आपको दी गई है एक टेबल। तो अब देखिए, इस टेबल में हमें क्या बताया गया है कि जो ये टेबल आपके सामने बनी गई है, ठीक है, इस टेबल से कुछ हमें समझाना चाहता है। इस टेबल के द्वारा हमें क्या बताया गया है कि लोगों की जो पसंदीदा फल हैं उनके नाम हमें लिखे गए हैं, कि भाई इतने लोगों को क्या पसंद है, इतने लोगों को यहाँ पे आम पसंद है, इतने लोगों को यहाँ पे आम पसंद है, कितने लोगों को, यहाँ पे हमने 16 डंडे बना दिए, ठीक है, खींची गई लकीरें 16, और हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई 16 लोगों को आम पसंद है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट फ्रूट हमारे पास आया, नेक्स्ट फल आया, वो आया सेब। सेब कितने लोगों को पसंद है, हमने यहाँ पे कितने डंडे लगा दिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 लोगों को क्या है, सेब पसंद है। फिर बात करी हमने केले की, तो यहाँ पे केले कितने लोगों को पसंद है, 9 लोगों को केले पसंद है। और संतरे की बात करी तो हमने 8 लोगों को यहाँ पे संतरे पसंद है, ठीक है। तो ये जो डंडे हैं हमारे पास, ये जो हमारे पास लकीरें हैं, ये क्या दिखाती है कि कितने लोगों को पसंद है, और फिर हमने गिन के क्या कर दिया, इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। अब देखो, इस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना और काउंट करना कितना अपने आप में मुश्किल है। तो अब इसी चीज़ को, इसी काउंटिंग को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं अपने टेली मार्क्स का यूज़। क्या करते हैं हम, टेली मार्क्स का, यानी कि टेली चिन्हों का हम यहाँ पे अब यूज़ करने वाले हैं, जिससे हमारी ये जो काउंटिंग करने की प्रक्रिया है ये हमारी हो जाती है ईजी, ठीक है। अब देखिए उसमें हमें क्या करना होता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अपनी इस काउंटिंग को आसान बनाने के लिए, अपनी टेबल को आसान बनाने के लिए, टेबल को रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने टेली मार्क्स का जो यूज़ करना शुरू करा, वो कैसे करा। अब देखो, हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि मान लो मैंने यहाँ पे 16 यहाँ पे ऐसे लकीरें बनाई हुई हैं, तो इन 16 लकीरों को मैं देखते ही कैसे गिन सकती हूँ, वो हमें पता करना है। तो देखो, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स इसके लिए, कि जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4, अब 5वीं लकीर के लिए मैं क्या करूंगी, इस तरीके से इन चारों को, लाइनों को क्रॉस कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो एक सिंबल है, ये वाला जो एक सिंबल है, किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 5 को। यानी कि मेरा कहने का क्या मतलब है कि जब भी हम 5 की काउंटिंग करते हैं टेली मार्क्स में, तो कैसे करते हैं, 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से हम इसको काट देते हैं। तो यानी कि ये वाला जो हमारा सिंबल होता है, ये जो हमारा निशान होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाता है, वो आपको ऑप्शन बना के दे देता है, और पूछा जाता है कि ये वाला जो सिंबल है, ये वाला जो चिन्ह है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 5 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमें 16 को दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे, हमने ये 5 को दिखा दिया, इसी तरीके से हम फिर से 5 बना लेंगे, ये एक और 5 बन गया, इस तरीके से हम एक और 5 बना लेंगे, ठीक है, और एक हम बना देंगे अलग से। तो यानी कि अब देखो, मैं इसको देखते ही पता लगा सकती हूँ कि 3 बार क्रॉस हो रहा है, यानी कि 15, और एक अलग से हो गया, तो यानी कि 16। अब चलिए इसी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं।
तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 और 1, यानी कि ये हो गया 6। 9 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। अब मुझे देखते ही पता चल रहा है 5 और 4 9, ठीक है। मतलब अब मुझे इन लकीरों को गिनने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैं पिछले बार गिन रही थी। इसी तरीके से 8 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 6 7 8, तो हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया, हमने ये दर्शा दिया किसको, 8 को। तो बस यही यूज़ होता है हमारे किसका, टैली चिन्हों का यूज़ हम बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी संख्या दी गई है तो हम उनको इन तरीके से दिखा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है और यहाँ पे हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी विद्यालय में किसी कक्षा के 6 के 28 छात्रों के गणित प्रश्न पत्रों के प्राप्तांक का विवरण हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब यानी कि हमारे पास 28 छात्र हैं और कौन सी क्लास के, क्लास 6 के हैं, उनके जो नंबर हैं वो हमें इस तरीके से दिए गए हैं कि भाई किसी बच्चे के 22 आए हैं, किसी के 26 आए हैं, किसी के 14, किसी के 6। अब हमें क्या करना है, इन सारे प्राप्तांकों को सारणीबद्ध करना है, यानी कि हमें इन सारे प्राप्तांकों को, नंबर्स को किस में लिखना है, एक टेबल की फॉर्म में बनाना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो टेबल बनाने का एकदम तरीका होता है, जिस तरीके से आपको एग्जाम में बना के आनी है, वो क्या तरीका होगा आपका, इस तरीके से आप लाइन बनाएंगे अपने, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से एक टेबल हम ड्रॉ करने वाले हैं। ये टेबल हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं क्रम संख्या। सबसे पहला जो कॉलम हमारा बनेगा, वो किसका बनेगा, ये बनने वाला है क्रम संख्या का, यानी कि हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि कितनी बार हम जो नंबर से हमारे वो आने वाले हैं, सबसे पहला कॉलम। इसके बाद अब देखो हम किसको सूचीबद्ध करना चाहते हैं, किसको सारणीबद्ध करना चाहते हैं, जो बच्चों के नंबर्स आए हैं, यानी कि उनके प्राप्तांक, यानी कि उनके मार्क्स। तो सेकंड कॉलम जो हमारा बनेगा वो बनेगा किसका, प्राप्तांक का, ठीक। इसके बाद जो हमारा कॉलम बनेगा स्टूडेंट्स, वो बनता है टैली चिन्ह, यानी कि कोई प्राप्तांक कितनी बार रिपीट हुआ है उसको हम चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करेंगे, जो कि मैंने आपको चिन्ह अभी बनाने बताए थे। इसके बाद जो हमारा लास्ट कॉलम आता है वो आता है बारंबारता, यानी कि फ्रीक्वेंसी का, ठीक। जब हम टैली चिन्हों को बना लेंगे, उन्हें काउंट करके जब हम नंबर्स में लिखते हैं, उसी चीज़ को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि बारंबारता। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे इस तरीके से नंबर्स लिख लेती हूँ, काउंटिंग। क्रम संख्या का मतलब जैसे हमारे रोल नंबर्स हमें क्लासेस में मिलते हैं वैसे, ठीक है, 1 2 3 4 5 वैसे। अब हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, इनके लिए हम सबसे पहले इस डेटा को या तो आप अवरोही क्रम में लगा लीजिए या आप आरोही क्रम में लगा लीजिए। तो जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो हमारे लिए करना काफ़ी इजी हो जाता है। मैंने आपको कहा ना पहले कि हम क्या करते हैं, जो भी आंकड़े हमारे पास गिवन होते हैं, दिए गए होते हैं, उन्हें या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर लेते हैं, यानी कि आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं इन प्राप्तांकों की बात करूँ, तो जो सबसे छोटा नंबर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं छोटे से बड़े के रूप में इसको अरेंज कर रही हूँ, आरोही रूप पे अरेंज कर रही हूँ, आप चाहें तो अवरोही में भी कर सकते हैं। तो सबसे छोटे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6, और कितनी बार दिखाई दे रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है 2 बार। तो यानी कि यहाँ पे नंबर क्या आने वाला है, ये आने वाला है 6 और 6। इसके बाद देखिए 6 के बाद जो नंबर आपको दिखाई देगा स्टूडेंट्स, वो आपको दिखाई देगा 11। इसके बाद आपको दिखाई देगा 11। तो देखिए 11 कहाँ पर है, ये रहा 11 2 बार, तो हम 11 को लिख लेंगे इसके बाद 2 बार, ठीक। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो 11 के बाद हमें नेक्स्ट नंबर दिखाई दे रहा है, वो है हमारे पास 14, यानी कि 14। तो अब हम क्या कर लेते हैं, 14 को लिख लेते हैं। तो 14 एक हमारे पास ये रहा, ठीक है, फिर एक 14 हमारे पास ये रहा, तो इसको भी लिख लेते हैं। और फिर अगर हम देखें तो 14 हमारे पास एक ये रहा, तो इस वाले 14 को भी हम यहाँ लिख लेते हैं। अब देखो और कहाँ पे है 14, एक ये रहा हमारे पास 14 14, हमने इसको भी लिख लिया, यानी कि हमने सारे जितने भी 14 थे उनको काउंट कर लिया। अब देखिए 14 के बाद जो मुझे नेक्स्ट नंबर दिखाई दे रहा है, वो कौन सा दिखाई दे रहा है, ये है हमारे पास 15, ये है हमारे पास 15। अब कितनी बार आ रहा है 15, देखिए स्टार्टिंग से देखना शुरू करते हैं। तो एक ये रहा, यानी कि 2 बार, ठीक है। इसके बाद देखिए एक बार ये रहा, तो इसको भी लिख लिया हमने। और इसके बाद देखिए एक ये रहा और एक ये रहा, हमने फिर से इसको लिख लिया। यानी कि आपको तरीका समझ में आ गया है कि आपको क्या करना है, इसको व्यवस्थित करना है। तो देखो हमने सबसे जो पहला नंबर, सबसे छोटा नंबर जो देखा वो क्या था, वो था मेरे पास 6,
वो था मेरे पास 6, तो उसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, उसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 6, ठीक है। अब देखो 6 हमारे पास कितनी बार आया था, 2 बार, तो यानी कि इसके टैली चिन्ह में कैसे बना दूंगी, इस तरीके से 2 बार, यानी कि कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो हमने क्या कर दिया, इसके लिए लिख दिया 2, ठीक। इसके बाद देखिए 6 के बाद जो नेक्स्ट नंबर हमने लिया था वो लिया था 11, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11। अब टैली चिन्ह कितने बनेंगे इसके लिए भी टैली चिन्ह बनेंगे 2, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है, ठीक है। और कितनी बार आया, 2 बार, तो हमने यहाँ पे इसको नंबर्स की फॉर्म में लिख दिया, नंबरों के रूप में लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखिए तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 14। अब देखिए 14 जो है कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो यानी कि टैली चिन्ह कितने बनेंगे, 4, 1 2 3 और 4, और यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। इसी तरीके से जो नेक्स्ट नंबर हम लोगों ने लिया था वो लिया था स्टूडेंट्स यहाँ पे 15। अब देखिए 15 कितनी बार आया था हमारे पास, 5 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 और 5 के लिए हम क्या करते थे, इसको कट कर दिया करते थे, यहाँ पे हमने लिख दिया इसके लिए 5, ठीक है। अब देखो 15 तक हमने काउंट कर लिया, 15 के बाद देखिए नेक्स्ट नंबर जो हमें दिखाई दे रहा है 16, हमारे पास यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, 17 नहीं है, तो देखिए इसके बाद जो स्टूडेंट्स हमें नंबर दिखाई दे रहा है 15 के बाद, वो हमें दिखाई दे रहा है 22, इसके बाद हमें नंबर दिखाई दे रहा है 22, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 22 को ले लेंगे, 22 को ले लेंगे और हम काउंट कर लेंगे कि 22 हमें कितनी बार दिखाई दे रहा है। तो एक बार हमारे पास 22 ये रहा, ठीक है, फिर हम देखें तो एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, तो लिख देते हैं इसको 22, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 22। इसके बाद अगर हम चले आगे तो ये रहा, फिर से 22 मिल गया, फिर से 22 लिख देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 22, बिल्कुल, एक ये रहा 22, तो हम इसको भी लिख लेते हैं। चलिए इसको हम साथ ही साथ टेबल में भी लिख लेते हैं। तो 5वां नंबर कौन सा ले लिया हमने यहाँ पे ले लिया स्टूडेंट्स 22 नंबर, हमने यहाँ पे ले लिया स्टूडेंट्स 22 नंबर। अब 22 जो नंबर था, ठीक है, जो मतलब बच्चों के मार्क्स आए थे 22, वो कितने बच्चों के आए थे, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और 5 के लिए इस तरीके से हमने इसको कट कर दिया, और कितनी बारंबार था, 30 की थी, 5 बारंबार था, हमने इसको लिख दिया। अब 22 के बाद हम किस पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे हम अपना लिख लेते हैं 6 7 7 8 9 और 10। अब देखिए 22 के बाद जो नंबर हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, वो कौन सा है, वो है हमारे पास 25। अब देखिए 25 कहाँ पे आ रहा है, एक ये रहा 25, ठीक है, एक ये रहा 25, तो हमने फिर से 25 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए और कहाँ पे 25 हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, 25 मतलब एक ये रहा हमारे पास 25, यानी कि जो 25 है स्टूडेंट वो कितनी बार आया हमारे पास, 3 बार आया, हमने इसको 3 बार लिख लिया। और इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसी तरीके से हम इसके लिए क्या बना देंगे, यहाँ पे टैली चिन्ह बना देंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6 के सामने 25, और क्या कर दिया हमने इसके लिए 3 टैली चिन्ह बना दिए, 3 टैली चिन्ह बना दिए, और यहाँ पे हमने लिख दिया इसको 3। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी सारे नंबर्स को सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित करने के बाद इस तरीके से 4 कॉलम आपके बनेंगे, और जितनी बार आप ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओगे, जितनी बार आप ये बारंबारता बंटन बनाओगे, उतनी बार आपको ये 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हमने क्या देखा, क्रम संख्या यानी कि सीरियल नंबर। फिर हमने क्या लिखा, जो भी सूचना हमें दी गई है, मान लो अगर हमें आयु दे रखी होती तो हम यहाँ पे आयु लिख देते। अभी हमें नंबर्स दिए गए हैं, प्राप्तांक दिए गए हैं, यानी कि जो मार्क्स हमारे आए हैं, मार्क्स ऑब्टेन, तो हमने वो लिख दिया। फिर हमारा जो 3rd कॉलम बनेगा वो बनेगा टैली चिन्ह का, यानी कि टैली मार्क्स का, और जो 4th कॉलम हमारे पास बनेगा वो बनेगा बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी का। ठीक, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारे नंबर्स को एक सूचीबद्ध कर सकते हैं। अब देखो चेक करने का तरीका, हो सकता है कभी आपसे जल्दीबाजी में कोई नंबर छूट जाए, तो इसको चेक करने का तरीका क्या होता है, जब आप ये पूरी टेबल कंप्लीट कर लोगे उसके बाद क्या होना चाहिए कि ये जो आपकी फ्रीक्वेंसीज है, ये जो आपकी बारंबारता है, इन सब का टोटल कितना आना चाहिए हमारे पास, जितने हमारे पास बच्चे हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 28 बच्चे हैं ना, तो आपकी जो इस बारंबारता टेबल का जो सम है, जो इनका योग है, वो भी आपका कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए। अगर आपका 28 आता है तो यानी कि आपने कोई भी जो प्राप्तांक है उसको नहीं छोड़ा, आपने बिल्कुल जो टेबल है वो एकदम ठीक बनाई है। तो इस तरीके से हम अपनी टेबल को बना के इसके साथ मैच कर सकते हैं। और ये बात हमें याद रखनी है कि अगर हमें कंफ्यूजन है या हमें डाउट है कि हमने ठीक तरीके से टेबल बनाई है नहीं बनाई है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपनी बारंबारता को यहाँ पे ऐड करके देख लें, और जितनी भी आपको बच्चों की संख्या या जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो योग है वो इसके बराबर आना चाहिए। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप स्टूडेंट्स कि आज का जो लेक्चर था वो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा
है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और मिलते हैं इसी के साथ अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करेंगे और जहाँ पर हम देखेंगे मेनली अपने बार ग्राफ और हिस्टोग्राफ को बनाना कि किस तरीके से हम उनको ड्रॉ कर सकते हैं दिए हुए डेटा के थ्रू, दिए हुए आंकड़ों के थ्रू। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।